चैप्टर 2 है, इसका टाइटल है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। देखिए पिछले चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। परफेक्ट स्फीयर इसलिए नहीं है क्योंकि वो फ्लैटेंड है, मतलब पूरा सर्कुलर नहीं है पोल्स पे, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पूरा सर्कुलर नहीं है, हल्का सा फ्लैटेंड है, इसीलिए वो जियोइड की शेप बनाता है, GEOID, जियोइड की शेप बनाता है। जियोइड बेसिकली वो शेप होती है जो बेसिकली अर्थ की है। और अगर देखा जाए तो मिडिल में यानी इक्वेटर पे बल्ज्ड है हमारा अर्थ, तो हमारा अर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे स्लाइटली फ्लैटेंड है और मिडिल में उसमें एक छोटा सा बल्ज है। तो कैसे लगता है हमारा अर्थ, उसको देखने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स ग्लोब। ग्लोब इज द बेस्ट ट्रू मिनिएचर फॉर्म ऑफ अर्थ। यहाँ फिगर 2.1 में ये ग्लोब आपको नजर आ रहा है, तो ये बेस्ट फॉर्म है अर्थ को देखने का एक छोटे लेवल पे। देखिए ग्लोब्स बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं भाई, बड़े भी आते हैं जो आसानी से कैरी नहीं किए जा सकते हैं, छोटे पॉकेट वाले भी आते हैं, उसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ग्लोब लाइक बैलून्स भी आते हैं जिनको जब आप इन्फ्लेट कर दोगे तो वो ग्लोब बन जाएंगे और फिर आप उनको हवा निकाल के रबर फॉर्म में कहीं पे भी लेके जा सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे बात करेंगे कि द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड। आपको पता है फ्रेंड्स कुम्हार का जो जो व्हील होता है वो कैसे घूमता है और उसके ऊपर कैसे बर्तन बनते हैं, कभी आपने अगर किसी वीडियो में देखा हो या कहीं देखा हो। तो मतलब ये जो ग्लोब है ना वो फ्रीली घूम सकता है। इस ग्लोब में देखिए यहाँ पे इंडिया नजर आ रहा है, ऊपर चाइना नजर आ रहा है, तो ये ग्लोब फ्रीली घूम सकता है। किसके अराउंड घूम रहा है, देखिए इस ग्लोब के जस्ट बीच से ये एक्सिस पास करके रखा गया है। तो इस वायर को या फिर आप कह सकते हैं इस प्लास्टिक के हैंडल को इस ग्लोब के अंदर से पास किया गया जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो ग्लोब में जो कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस के जो साइज है वो करेक्ट साइज दिखा रखे। करेक्ट मतलब कंपेरेटिवली करेक्ट दिखा रखे हैं। कंपेरेटिवली करेक्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि इतनी बड़ी दुनिया है, अब इतनी बड़ी दुनिया में जो चीजों का साइज है अगर आप पूरी दुनिया को छोटा कर दो तो जो उनका कंपेरेटिव साइज होगा उस हिसाब से ग्लोब को बहुत परफेक्ट तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात हो रही है कि अगर आपको अर्थ पे किसी एक पॉइंट की लोकेशन को बताना हो तो आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को कैसे बताओगे। तो उस अर्थ के किसी एक प्लेस की पर्टिकुलर लोकेशन को बताने के लिए हमको कुछ रेफरेंसेस चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए जो कि प्लेसेस की लोकेशन को बता सके। अभी देखिए यहां पे हमने ग्लोब की एक्सिस को देखा, यहां पे हमने देखा कि नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। अभी मैंने आपको ये दिखाया कि ये नीडल कह लीजिए या फिर एक प्लास्टिक का एक हैंडल सा कह लीजिए जो कि इस ग्लोब के बीच से निकलता है और वो इसकी एक्सिस बनाता है। 2 points on the globe through which this needle passes are north pole and south pole। तो जिस पॉइंट से ऊपर से लेके नीचे तक ये नीडल पास कर रही है तो ऊपर की तरफ हो गया आपका नॉर्थ पोल और नीचे जहां से निकल रही है वो हो गया आपका साउथ पोल। याद रखिएगा फ्रेंड्स ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ नहीं है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। अब ये जो ग्लोब है वो इस नीडल के अराउंड घुमाया जा सकता है वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि अर्थ घूमता है। तो जैसे अर्थ घूमता है, मान लीजिए ये रहा ग्लोब, तो इस तरह से इसको घुमाया जा सकता है, ऊपर की तरफ से इस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ से इस डायरेक्शन में घुमाइए, तो इसको कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट ग्लोब को घुमाया जा सकता है। अब यहां पे ग्लोब है फ्रेंड्स, तो ग्लोब को फ्रीली घुमाने के लिए उसके बीच से एक नीडल या प्लास्टिक का हैंडल पास करना पड़ा है। अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ में ऐसी कोई नीडल नहीं होती, अर्थ में ऐसा कोई छेद नहीं होता, एक इमेजिनरी एक्सिस होती है और उस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड वो अर्थ घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। एक और इमेजिनरी लाइन हमारे ग्लोब को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है जिसको बोलते हैं इक्वेटर। अगर ये हमारा ग्लोब है तो बिल्कुल बीच से एक लाइन पूरे सरकमफरेंस को क्रॉस करेगी, ये एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बोला जाता है इक्वेटर। रियल में अर्थ पे ऐसी कोई लाइन खींची नहीं है, हम अपने रेफरेंसेस के लिए इक्वेटर हमने बना रखा है। तो इस इक्वेटर के ऊपर का जो नॉर्दर्न हाफ है उसको आप बोलोगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस इक्वेटर के नीचे का जो आधा साउदर्न हाफ है उसको आप बोलोगे साउदर्न हेमिस्फीयर फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि आप एक बड़ा राउंड पोटैटो ले सकते हो या एक बॉल ले सकते हो और उसके थ्रू एक निटिंग नीडल को पास कर दो। तो ये जो नीडल है ना फ्रेंड्स जिसके थ्रू वो पास हुई है वो एक्चुअली इस ग्लोब का एक्सिस नजर आएगा और उस नीडल के अराउंड आप उस पोटैटो को घुमा सकते हो या उस बॉल को घुमा सकते हो। तो अब तक तो आप
लॉजिक समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, किस चीज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है ये इक्वल हाफ्स है। तो यानी कि ये अगर एक ग्लोब है और इसके बीच से इक्वेटर गया तो ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा हो जाएगा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, आपको पता चल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है अर्थ को लोकेट करने के लिए, क्योंकि इक्वेटर्स के रिस्पेक्ट में हम लोग लैटिट्यूड्स को खींचेंगे। तो इक्वेटर एक ऐसा सर्कल है जो पूरे अर्थ को दो भागों में बांट देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। अब इस इक्वेटर के पैरेलल अगर आप पृथ्वी के सरकमफ्रेंस पे सर्कल खींचते चले जाओ, खासकर पैरेलल सर्कल, तो उनको बोला जाएगा लैटिट्यूड्स। और लैटिट्यूड्स का मेजरमेंट होता है डिग्री में। यहां देखिए, अगर इस अर्थ के बीच से ये इक्वेटर पास हो रहा है तो 20 डिग्री नॉर्थ से ये एक और सर्कल पास हो रहा है, 40 डिग्री नॉर्थ से एक अर्थ का सर्कल पास हो रहा है, 80 डिग्री नॉर्थ पे पूरा सर्कल पास हो रहा है। तो आप बस समझिए, इक्वेटर ये पूरा राउंड मार रहा है इसका। उसी तरीके से जितने भी लैटिट्यूड्स हैं पूरा राउंड मार रहे हैं इसके, समझ गए। तो नॉर्थ पोल पे कौन सा लैटिट्यूड आएगा, ये समझने वाली बात है। तो यहां पे इसको मैं आपको कुछ इस तरीके से समझाता हूं फ्रेंड्स। देखिए, आपको यहां पे एक स्फीयर इमेजिन करना होगा और मान लीजिए स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये है, इस तरीके से आपने जोड़ा है, यहां पे इक्वेटर है। तो इक्वेटर से लेके अब मान लीजिए कि एक सेंट्रलाइज्ड एंगल है, पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। और इस इक्वेटर से लेके फ्रेंड्स अगर आप इतने पॉइंट खींचो तो ये सरकमफ्रेंस का कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, ये सरकमफ्रेंस का होगा 1/4। तो पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये 1/4 ऑफ द सरकमफ्रेंस कितने डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री। यानी इक्वेटर को अगर आप एक पैरेलल मान के चलेंगे जो पूरे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्थ पोल तक आते आते, साउथ पोल तक आते आते मैक्सिमम जो लैटिट्यूड आप पहुंचोगे वो लैटिट्यूड है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ हो जाएगा आपका साउथ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक आपका ओशन में आ जाएगा और 90 डिग्री साउथ आपका एंटार्क्टिका में आ जाएगा। तो बस आपको बस यहां पे देखिए, अभी भी फ्रेंड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इस डायरेक्शन में अगर आप, मैंने इतनी सिर्फ इक्वेटर से लेके यहां तक की, और इस लाइन को अगर आप पूरा चारों तरफ खींच दे अर्थ के तो पूरा सरकमफ्रेंस बन जाता है। ये पूरा सरकमफ्रेंस सेंटर पे 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1/4 है, तो ये 1/4 कितना रिप्रेजेंट करेगा, 90 डिग्री। यानी इक्वेटर के ऊपर जो पैरेलल लाइंस आप बनाएंगे वो मैक्सिमम 90 डिग्री तक बनाएंगे। 90 डिग्री में आप 90 डिग्री नॉर्थ पहुंच जाएंगे जो कि नॉर्थ पोल होगा, और वहीं पे साउथ चलते चले जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ पहुंच जाएंगे जो कि साउथ पोल होगा। तो इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ आएगा, 20 डिग्री नॉर्थ, फिर 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, और फाइनली नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी होंगे उनको क्या कहा जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड। इक्वेटर के नीचे जितने होंगे उनको क्या कहा जाएगा, साउथ लैटिट्यूड। अब यहां पे एक सिंपल सा फैक्ट है, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। मैंने पोल स्टार के बारे में लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपसे बात की थी, और एग्जैक्टली पोल स्टार के एंगल को जान के आप अपने प्लेस का लैटिट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वैसे तो मैंने पहले की ज्योग्राफी की वीडियोस में ये आपको समझा रखा है, बट धीरे धीरे बाद में मैं ये चीजें आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, लैटिट्यूड कितने भी डिग्री का हो उसके आगे एक लेटर का होना जरूरी है, तो वो लेटर नॉर्थ होगा या लेटर साउथ होगा। तो अगर आप बात करो कि महाराष्ट्र में एक जगह है चंद्रपुर, और यहां पे जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, मैं आपको चाहूंगा कि आप गूगल मैप्स में जाके इस चीज को लैटिट्यूड से कंपेयर करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर एटलस से कर सकते हो तो एटलस से करिएगा। तो चंद्रपुर नाम की जगह है महाराष्ट्र में, और बेलो हॉरिजॉन्टो नाम की जगह है ब्राजील, साउथ अमेरिका में। दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, लेकिन जो चंद्रपुर महाराष्ट्र है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और जो बेलो हॉरिजॉन्टो साउथ अमेरिका ब्राजील में है वो 20 डिग्री साउथ में। तो इसलिए चंद्रपुर का लैटिट्यूड है 20 डिग्री नॉर्थ, बेलो हॉरिजॉन्टो साउथ अमेरिका का लैटिट्यूड है 20 डिग्री साउथ। अब याद रखिएगा फ्रेंड्स, चूंकि इक्वेटर पूरे सरकमफेरेंस पे दौड़ रहा है, एक इमेजिनरी लाइन है, तो जो ऊपर के आपके लैटिट्यूड है ना, 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ, 85 डिग्री नॉर्थ, जितने भी हैं ये एक्चुअली में एक सर्कल है।
जो पूरे सरकमफेरेंस पे दौड़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आप नॉर्थ जाते जाओगे या जैसे जैसे आप साउथ जाते जाओगे, इन लैटिट्यूड्स के सर्किल की जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। देखिए कैसे, आपको पता है फ्रेंड्स, इक्वेटर बिल्कुल बीच से जा रहा है, तो बिल्कुल बीच से जा रहा है और अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये जो ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड है, ये बिल्कुल बीच से न जाके थोड़ा ऊपर से जा रहा है। तो जो डिस्टेंस ये 20 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड जितने में होगा वो इक्वेटर से तो कम ही होगा। फिर 40 डिग्री नॉर्थ वाला लैटिट्यूड 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर दोनों से कम होगा। तो जैसे जैसे आपकी डिग्रीज बढ़ते जाएगी, चाहे वो नॉर्थ लैटिट्यूड में बढ़ रही हो चाहे वो साउथ लैटिट्यूड में बढ़ रही हो, उसकी लेंथ कम होती जाएगी। समझ गए फ्रेंड्स आप यहाँ पे? अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं। लैटिट्यूड्स को इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है, इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है। तो इक्वेटर हो गया फ्रेंड्स आपका 0 डिग्री, नॉर्थ पोल हो गया आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल हो गया आपका 90 डिग्री साउथ। इक्वेटर बिल्कुल बीच में है 0 डिग्री। 23.5 डिग्री पे आपको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे आपको मिलता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको मिलता है आर्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ पे आपको मिलता है एंटार्क्टिक सर्किल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना होगा? 23.5 डिग्री नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ साउदर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री और एंटार्क्टिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ। अब यहाँ पे हीट जोन बनते हैं फ्रेंड्स, कुछ आपको दिख रहा होगा, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन। क्या यहाँ पे कहीं पे आपको टॉरेट जोन और टेम्परेट जोन दिख रहे हैं? देखिए दिख रहा है फ्रेंड्स, ये रहा टॉरेट जोन, ये ऊपर हो गया टेम्परेट जोन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ऐसा टेढ़ा क्यों दिखा रखा है? क्योंकि ये सर्कुलर लाइन है फ्रेंड्स, तो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए इनको यहाँ पे टेढ़ा दिखा रखा है। अब आप देखोगे फ्रेंड्स कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच के इलाके को हमने क्या बोला? इसके बीच के इलाके को हमने बोला टॉरेट जोन। इसको हमने टॉरेट जोन क्यों बोला? क्योंकि इसको सबसे ज्यादा हीट मिलती है, इसको सबसे ज्यादा गर्मी मिलती है। अब इस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करनी पड़ेगी और इसको यहाँ इस चीज से समझिए। फिगर 2.4a देखिए, 2.4b देखिए। एक पेपर को आपने सीधे पकड़ रखा है, एक सरफेस समझ लीजिए, और उस पर सीधी टॉर्च का फोकस बांध रखा है। जो सीधी टॉर्च का फोकस है वो इतने एरिया में पड़ रहा है और ये सरफेस बहुत ब्राइट हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि एक ज्यादा फोकस है स्लाइड का, ज्यादा एनर्जी इतने से एरिया पे पड़ रही है। वहीं पे अगर आप इस सरफेस को टेढ़ा कर दोगे और ऐसे टॉर्च मारोगे तो जो एरिया एक्सपोज्ड है, जो सरफेस एक्सपोज्ड है लाइट को, वो बढ़ जाएगा। तो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो 2.4b वाले केस में, सेंटर्ड सरफेस वाले केस में कम ब्राइट होगा, लेकिन 2.4a वाले केस में ज्यादा ब्राइट होगा। यही से मैं आपको कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो सन होता है ना, ये सन पूरे साल मूव करता रहता है फ्रेंड्स। तो सन देखिए किस तरीके से मूव करता है, मैं आपको बताता हूं। सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में करता रहेगा। तो मान लीजिए इक्वेटर से शुरू हुआ सन, धीरे 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 ऊपर जाता जाएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर ना जाके वापस लौटेगा से, फिर से इक्वेटर पे आएगा, फिर वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा, फिर चलेगा, फिर इक्वेटर पे आएगा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा, फिर वापस आएगा इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगा। तो सन अपेरेंटली मूव करता रहता है। तो सन आप कह सकते हो कि पूरे साल इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर नहीं रहता है, वो धीरे धीरे गर्मी के टाइम पे, गर्मियों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तक आता है। फिर जैसे जैसे गर्मियां खत्म होने लगती है वो नीचे आने लगता है, इक्वेटर पास करके फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाता है। जब सूरज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर इक्वेटर के नॉर्दर्न लैटिट्यूड में जा रहा है तो आप समझ लीजिए साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी, क्योंकि सन दूर चला गया है तो लाइट की रेज कम पहुंचेंगे। वहीं पे जब सन आपके इक्वेटर के साउथ में जा रहा है, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में जा रहा है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादातर जो एनर्जी है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में दे रहा होगा। तो ये जो इलाका बनता है ना फ्रेंड्स आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जितने भी लैटिट्यूड्स आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स, साल में आप कह सकते हो कि एक बार इन हर लैटिट्यूड के ऊपर सन डायरेक्टली शाइन करता है। तो सबसे ज्यादा हीट अगर पूरी पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे किसी एरिया में मिलती है तो वो मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के इलाके को बोला जाता है टॉरेट जोन। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये कुछ आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस के इतने एरिया पे लाइट की पूरी ब्राइटनेस पड़ रही, बहुत ब्राइट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया टॉरेट जोन में सन। अब देखिए मिड डे जो सन होता है वो कभी भी किसी एक ऐसे लैटिट्यूड के ऊपर डायरेक्टली शाइन नहीं करता जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में हो। यानी कि यहां पे अगर आप देखो
तो जब सन की मैंने मूवमेंट बनाई तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आया, उसको क्रॉस नहीं करेगा। वैसे सन फिर नीचे जाके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगा, उसको क्रॉस नहीं करेगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में नहीं जाएगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में नहीं जाएगा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो लैटिट्यूड्स हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में जो लैटिट्यूड्स हैं, उन लैटिट्यूड्स के ऊपर सन कभी डायरेक्टली शाइन नहीं करेगा। और जब उन लैटिट्यूड्स के ऊपर जब सन डायरेक्टली शाइन नहीं करेगा तो वहां पे जो सनलाइट पहुंचेगी ना, वो स्लांटिंग सनलाइट होगी, वो एक एंगल पे सनलाइट पहुंचेगी। और जब वो एक एंगल पे सनलाइट पहुंचेगी तो वो इतना गर्म नहीं करेगी उन जगहों को। इसीलिए ऐसे एरिया जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में आते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, इनको आप बोलते हो टेम्परेट जोन्स। यानी देखिए यहाँ पे ये इलाका, इतना इलाका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, इसको आपने क्या बोला, नॉर्थ टेम्परेट जोन लिखा भी हुआ है। और ये इलाका जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में है, इसको आपने क्या बोला, इसको आपने बोला साउथ टेम्परेट जोन। समझ गए? तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, एक टॉरेट जोन समझ में आ गया और एक टेम्परेट जोन समझ में आ गया। अब टेम्परेट जोन में स्लांटेड सनलाइट तो पहुंच रही है, कुछ ऐसे जोन है जहां पे सनलाइट बहुत ही कम पहुंचती है, यानी आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में साउदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे सनलाइट पहुंचती तो है पर बहुत कम पहुंचती है, इसलिए ये बहुत ठंडे होते हैं। यहां पे सन हॉराइजन पे होता है, हॉराइजन से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। तो टेम्परेट जोन में तो जो सनलाइट थी वो स्लांट पहुंच रही थी, यहां तो स्लांट की भी स्लांट समझ लीजिए आप। तो यहां पे जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, क्योंकि यहां पे हीट सन की कम पहुंच रही है, इसलिए इनको फ्रिजिड जोन बोला जाता है। ये बहुत ठंडे होते हैं। देखिए तो यहाँ पे नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो इलाका है वो फ्रिड जोन है, उस तरह साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच का जो इलाका है वो फ्रिड जोन है, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन पे ही रहता है सन, उसकी रेस बहुत ज्यादा स्लांटेड होती है, डायरेक्ट पड़ ही नहीं पाती। ठीक है, तो आपको टॉरेट, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन समझ में आ गया। वो यहाँ थोड़ा समझाने में समय लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स ज्योग्राफी टॉपिक ही ऐसा है जिसको समझना ट्रिकी, और एक बार समझ में आ गया उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो आपको टॉपिक ही पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की। हमने लैटिट्यूड्स तो देख लिया जिनको पैरेलल हो रहा था। लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है कि अगर आपको किसी एक जगह की पोजीशन पता करनी हो तो सिर्फ लैटिट्यूड से काम नहीं चलेगा। लैटिट्यूड से क्यों नहीं काम चलेगा फ्रेंड्स? देखिए मान लीजिए यहां पे मैं बना देता हूं, ये रहा आपका अर्थ, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है यानी कि इक्वेटर है, और यहां पे मान लीजिए 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तो पूरे सर्कल में घूम रहा है फ्रेंड्स, तो इस 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे यहां पे कोई दूसरी जगह होगी और यहां पे कोई दूसरी जगह होगी, लेकिन उसका लैटिट्यूड एक ही है 50 डिग्री नॉर्थ। तो इस 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे बहुत सी जगहें पड़ती होंगी, बहुत से अलग अलग लैंड पॉइंट्स पड़ते होंगे, लेकिन वो अलग अलग लैंड पॉइंट्स है, पर उनका जो पैरेलल है, उनका जो लैटिट्यूड है वो एक ही है 50 डिग्री नॉर्थ। तो सिर्फ लैटिट्यूड के बेसिस पे हम किसी एग्जैक्ट पॉइंट की प्रिसाइज लोकेशन को पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको किसी एक और पैमाने की जरूरत होती है, किसी एक और रेफरेंस की जरूरत होती है, और वो रेफरेंस यहां समझ में आता है लॉन्गिट्यूड्स। ये एग्जांपल मैंने आपको बताया कि टोंगा नाम का आइलैंड से पैसिफिक ओशन में और मॉरिशन आइलैंड से इंडियन ओशन में, ये दोनों 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, पर लोकेशन तो दोनों की अलग जगह है, अलग अलग है। तो किसी एक लोकेशन को प्रिसाइजली पता करने के लिए हमें यह पता करना पड़ेगा कि कितना ईस्ट में और कितना वेस्ट में है। और जब बात हो गई कि वो कितना ईस्ट में है और कितना वेस्ट में है, तो कोई एक रेफरेंस लाइन भी रहेगी। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये जो रेफरेंस लाइन ऑफ रेफरेंसेस बनती हैं जिससे हम ईस्ट और वेस्ट को नापेंगे, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन जाएंगी ना फ्रेंड्स, ये परपेंडिकुलर दौड़ेंगी इन लैटिट्यूड्स के। तो हमको दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, एक तो लैटिट्यूड की जो कि पैरेलली चलते हैं इक्वेटर के, एक लॉन्गिट्यूड की जो कि परपेंडिकुलर चलते हैं आपके इक्वेटर के, और इन दोनों के क्रॉस रेफरेंस से हम किसी एक पॉइंट की प्रिसाइज लोकेशन पता करते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये आपका लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट। अब यहां देखिए लॉन्गिट्यूड किस तरीके से समझ में आ रहा है। ये नॉर्थ पोल दिखा रखा है और नीचे की तरफ आपका साउथ पोल होगा। ये देखिए ये 60 डिग्री वेस्ट की लाइन दिखा रखी है, ये रही। ये 30 डिग्री वेस्ट की लाइन दिखा रखी है, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री ईस्ट की लाइन दिखा रखी है, ये 60 डिग्री ईस्ट की लाइन दिखा रखी है। इसको और समझते हैं, यहां पे डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट आ जाएगा। अच्छा भाई, लॉन्गिट्यूड की जो डिग्रीज होंगी ना,
वो दे विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और उसके मिनट्स फर्दर डिवाइडेड होंगे उनके सेकंड्स में। क्योंकि हमको किसी एक पॉइंट की अगर प्रिसाइज लोकेशन जाननी है तो हमको हर डिग्री को, लॉन्गिट्यूड की हर डिग्री को मिनट्स में और सेकंड्स में तोड़ना पड़ेगा, और ये शायद हमको लैटिट्यूड के लिए भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता चला फ्रेंड्स कि हमको लॉन्गिट्यूड की डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में तोड़ना पड़ेगा। अब ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये होते हैं सेमी सर्किल, दे आर सेमी सर्किल फ्रेंड्स। और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाते जाओगे वो कम होता जाएगा, जब पोल पे सारे लैटिट्यूड्स पहुंच जाएंगे तो वहां पे डिस्टेंस हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहां पे सब इंटरसेक्ट कर जाता है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। जैसे ही ये पोल के पास पहुंचते जाएंगे, इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। देखिए कम होता जा रहा है। यहाँ इसमें देखिए, यहाँ ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ। यहाँ पे जाके, इस पॉइंट पे जाके सब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, नॉर्थ पोल पे सब एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और सबके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 0 डिग्री। समझ गए फ्रेंड्स आपको? तो ये होता है लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट। पैरेलल्स यानी कि जो लैटिट्यूड होते हैं वो लैटिट्यूड सब बराबर लेंथ के नहीं होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया क्यों। लेकिन जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं जिनको आप मेरिडियन बोलते हो, लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन बोलते हो, सारे मेरिडियंस बराबर लेंथ के होते हैं। सारे मेरिडियंस पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। लेकिन मेरिडियंस को नंबर करना एक बहुत मुश्किल कंसेप्ट था। नंबर करना मतलब मेरिडियंस को एक नंबर दे पाना, क्योंकि अगर आपको नंबर देना है तो वेस्ट और ईस्ट के फॉर्मेट में देना है, और अगर वेस्ट और ईस्ट के फॉर्मेट में देना है तो आपको कोई एक जगह चुननी पड़ेगी जहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गुजरेगा। और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की जगह चुनी गई ग्रीनविच में, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती हुई। अब ये भाई ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती हुई क्यों ढूंढी गई? क्योंकि जिस समय पे ये टाइम बनाने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में चल रही थी, उस समय पे दुनिया भर में ब्रिटेन का राज हुआ करता था। तो जो कंट्री सबसे ज्यादा ताकतवर थी उसने चीजों को अपने हिसाब से कर दिया, और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को बोला गया प्राइम मेरिडियन। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल अपोजिट साइड पे आप चले जाओगे, अर्थ के दूसरे साइड पे, तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और खास बात यह है कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड ये एक ही होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहा होगा। तो अब यहां देखते हैं, अगर ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड था, 0 डिग्री, तो इस 0 डिग्री के इधर जाते जाएंगे तो ईस्ट आता जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और इसके वेस्ट में जाते जाएंगे तो 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 75 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और जब पूरा एक आधा सेमी सर्कल हो जाएगा तो आप 180 डिग्री पहुंच जाओगे। तो ये 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड एक ही होंगे, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे। समझ गए पॉइंट आप फ्रेंड्स? तो जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो कि ग्रीनविच में ब्रिटिश रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से होके निकलता है। तो ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री मेरिडियन। ये भाई अर्थ को 2 बराबर बराबर हाफ्स में डिवाइड करते हैं, और ये जब 2 बराबर बराबर हाफ्स में डिवाइड करेंगे तो जो ईस्ट की तरफ होगा उसको आप बोलोगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट की तरफ होगा उसको आप बोलोगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ गए आप बात को? और जैसा कि मैंने आपको लैटिट्यूड्स में बताया था कि डिग्री के बाद आपको या तो नॉर्थ लगाना है या साउथ लगाना है, उसी तरीके से यहां लॉन्गिट्यूड में डिग्री के बाद या तो आपको ईस्ट लगाना है या आपको वेस्ट लगाना, तभी उसका मतलब बैठेगा। अब यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको पैरेलल लैटिट्यूड्स और परपेंडिकुलर लॉन्गिट्यूड्स, यानी ये इक्वेटर के तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना ये प्राइम मेरिडियन, तो यहां नजर आ रहा है। तो यहां पे आपको इक्वेटर नजर आ रहा है, उसके ऊपर का लैटिट्यूड 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 नजर आ रहा है, और लॉन्गिट्यूड भी नजर आ रहा है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने की वजह से फ्रेंड्स एक ग्रिड बन रही है, और उस ग्रिड के अंदर चीजों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली नाउ, क्योंकि आपके पास 2 रेफरेंसेज हैं मेजर करने के लिए, एक है लैटिट्यूड और एक है लॉन्गिट्यूड। तो अगर आप धुबरी आसाम की बात करोगे तो धुबरी आसाम
26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे पड़ता है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है। समझ गए आप बात को फ्रेंड्स? और ऑब्वियस सी बात है, जहां पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है यहां पे, तो इस पॉइंट से कोई ना कोई लैटिट्यूड पास हो रहा होगा और इस पॉइंट से कोई ना कोई लॉन्गिट्यूड पास हो रहा होगा। तो जो लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड यहां से पास हो रहे होंगे वो इस पॉइंट की प्रिसाइज पिन पॉइंट लोकेशन को आपको बता देंगे। ठीक है, यहां पे इसको दिखाने के लिए अभी जो लोग बिल्कुल ही एलिमेंट्री लेवल पे, शुरुआती लेवल पे, हो सकता है उनको ये चीजें समझने में थोड़ी परेशानी होगी। अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करके एक बार में समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा दूसरी बार देखिए, नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड्स, कभी ना कभी ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची गई हैं। जो ये वर्टिकल लाइंस है इनको नाम दिया गया नंबर से 1 2 3 4, जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको ए बी सी डी दिया गया है। ये कट कर रही है, जैसे ए पॉइंट पे कट कर रही है, सी पॉइंट पे कट कर रही है, ई पॉइंट पे कट कर रही है। समझ गए फ्रेंड्स? तो अब देखिए, अगर आप वर्टिकल लाइंस को ईस्ट लॉन्गिट्यूड मान लेते हो और हॉरिजॉन्टल लाइंस को नॉर्थ लॉन्गिट्यूड मान लेते हो, समझ लो, तो बी डिग्री, अगर आप इस ए पॉइंट की बात करो तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका बी डिग्री नॉर्थ 1 डिग्री ईस्ट। चूंकि ये वर्टिकल लाइन से इनको आपने ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स माने हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको आपने नॉर्थ लैटिट्यूड्स मांगे हैं, तो ये ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बी डिग्री नॉर्थ 1 डिग्री ईस्ट। उसी तरीके से सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा सी डिग्री नॉर्थ 3 डिग्री ईस्ट। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये है इसको पता करने का तरीका। और ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री को आप फर्दर मिनट्स में बांट सकते हो, सेकंड्स में बात कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आपको मिले वो 90 डिग्री ईस्ट हो, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको 89 डिग्री ईस्ट 10 मिनट्स 34 सेकेंड्स, इस टाइप से करके मिलेंगे। तो प्रिसाइज लोकेशन जानने के लिए उसको फर्दर ब्रेकअप किया गया है यूनिट्स में। यहां देखिए फ्रेंड्स, इस मैप को देखने की कोशिश कीजिए, यहां पे आपको टाइम का हल्का फुल्का अंदाजा दे रखा है। ये ग्रीन विच मीन लाइन की लाइन बीच से खींच रखी है, ठीक है। राइट साइड पे अहेड दिखा रखा है, इसको बिफोर दिखा रखा है। अभी हम इस मैप को थोड़ी देर में देखते हैं फ्रेंड्स, इसके आगे की थ्योरी देख लें, लेकिन और फिर इस मैप को मैं आपको समझाता हूँ। ये मैप को समझना बहुत जरूरी है, तब आपको चीज समझ में आएगी। देखिए, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून और प्लैनेट्स। तो भाई टाइम को मेजर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या था, खासकर एंशिएंट टाइम्स में, कि भाई अर्थ की, मून की और प्लैनेट्स की मूवमेंट को आप मॉनिटर करिए। तो आपको पता है कि भैया सन रोज सुबह उदय होता है और रोज शाम को डूबता है, तो इसीलिए सन सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी जगह की टाइम को जानने का। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। जिस समय पे सन की शैडो सबसे छोटी होगी उस समय दिन के नून हो रहा होगा, यानी दिन के 12 बज रहे होंगे। जिस समय पे सन की शैडो सबसे छोटी होगी उस समय नून हो रहा होगा, दिन के 12 बज रहे होंगे। और जिस समय पे सन की शैडो सबसे लंबी होगी उस समय पे सनराइज हो रहा होगा या सनसेट होगा। कुछ इस तरीके से समझिए फ्रेंड्स, कि मान लीजिए कोई एक चीज है, आप बिल्कुल इसके ऊपर से टॉर्च मारते हो तो एक शैडो बनेगी, और आप अगर इधर से टॉर्च मारते हो तो एक शैडो बनेगी। तो इससे जो शैडो बनेगी वो बहुत छोटी होगी, लेकिन इधर से जब टॉर्च मारोगे ना, इससे जो शैडो बनेगी वो बहुत लंबी होगी। यही सन का कंसेप्ट है। जब सन बिल्कुल ओवरहेड ऊपर है तो शैडो बहुत कम बनेगी, और जब सन बिल्कुल स्लैंट पोजीशन में तो शैडो बड़ी बनेगी, ठीक है। अब देखिए, प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन वी विल हैव मिड डे और नून। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये रही आपकी पृथ्वी और ये गया आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि प्राइम मेरिडियन। तो अब आप ये कह लीजिए कि इस 0 डिग्री पे मान लीजिए इस जगह पे सूरज चमक रहा है दिन में, तो इस जगह पे भी सूरज चमकेगा, उस जगह पे भी सूरज चमकेगा, इस जगह पे सूरज चमकेगा। यानी कि आप कह सकते हो फ्रेंड्स कि एक लॉन्गिट्यूड पे अगर सन बिल्कुल उसके ऊपर है तो किसी एक जगह पे अगर 12 बज रहे हैं तो बाकी हर जगह पे 12 ही बज रहे होंगे। यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे अगर सन ऊपर शाइन कर रहा है 12 बजे दिन पे किसी भी एक पॉइंट पे, तो उस लॉन्गिट्यूड के अलोंग हर पॉइंट पे 12 ही बजे होंगे दिन के। समझ गए? और यहां पे फ्रेंड्स ध्यान रखिए, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और पीछे का 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दोनों अलग अलग हैं। एक लॉन्गिट्यूड एक तरीके का सेमी सर्कल बना रहा है,
एक लॉन्गिट्यूड एक तरीके का सेमी सर्कल बना रहा है, यानी 0 डिग्री आधा सर्कल पूरा करेगा और उसके पीछे का जो 180 डिग्री है वो पूरा सर्कल पूरा करेगा। लेकिन टाइम के पर्सपेक्टिव में आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अलग अलग लोगे, एक ही नहीं लोगे। इसको इक्वेटर से या फिर लैटिट्यूड से कंफ्यूज मत करिएगा। अब यहां जो मैंने ये बात बोली है ना फ्रेंड्स, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में क्लैरिफाई करेगी। जिसके जिसके भी कंसेप्ट अब तक क्लियर होंगे उसको समझ में आ रही होगी, और नहीं समझ में आ रही तो बार बार इस वीडियो को सुनिए, देखिए, समझने की कोशिश करिए। मैं एक एक लाइन जो बोल रहा हूं ना वो आपकी समझ में आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ थ्योरी है, इस थ्योरी को मैं आपके सामने पढ़ देता हूं और उसके बाद जो पीछे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था ना उसमें मैं उस थ्योरी को प्रूव भी करूंगा आपके सामने। अर्थ आपका वेस्ट से ईस्ट रोटेट कर रहा है, यानी अगर ये अर्थ है तो ऊपर की डायरेक्शन से देखा जाए तो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो भाई जो प्लेसेस ग्रीनविच से ईस्ट में है वो ग्रीनविच से टाइम में आगे होंगे, और जो प्लेसेस ग्रीनविच से वेस्ट में है वो ग्रीनविच से टाइम में पीछे होंगे। आपको पता है फ्रेंड्स कि 24 घंटे में, इन 24 आवर्स, अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा एक बार घूम जाता है, यानी पूरा एक बार रोटेट कर जाता है। रेवोल्यूशन में सन के चारों तरफ एक साल लगता है, 365 दिन, लेकिन अपनी एक्सिस में घूमने में उसको लगता है 24 घंटा। और जब वो पूरा एक बार घूम जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, लीनियर डिस्टेंस की नहीं। तो एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा 360 डिग्री। तो 24 घंटे में अपनी एक्सिस के अराउंड घूम के सन एंगुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना कवर करेगा? 360 बाई 24, 15 डिग्री। तो पर आवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस कवर करेगा सन। तो मान लीजिए ग्रीनविच में जहां पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो रखा है वहां पे दिन के 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो रहा है वहां पे दिन के 12 बज रहे हैं। तो अगर आप 15 डिग्री ईस्ट चले जाएं, यानी कि इसके 15 डिग्री ईस्ट यहां पे आ जाएं, तो अगर इस 0 डिग्री पे दिन के 12 बज रहे हैं तो यहां कितना बज रहा होगा? यहां पे दिन के 1 बज रहे होंगे, 1 PM हो रहा होगा। तो वहीं पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में आ जाएं आप, 15 डिग्री वेस्ट में, तो यहाँ पे टाइम कितना होगा? यहाँ पे 11 बज रहे होंगे सुबह के। तो सुबह के 11, दिन के 12, और फिर इधर 1। यानी जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ईस्ट की तरफ जो टाइम होगा वो आपकी प्राइम मेरिडियन से ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि पता है फ्रेंड्स कि सूरज जो है ना वो ईस्ट में निकलता है, इसीलिए जापान को बोला जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जो चीजें ईस्ट में है वहां पे टाइम आगे होगा, और जैसे जैसे पीछे की चीजें उसके पास आती जाएंगी टाइम उस हिसाब से एडजस्ट होता चला जाएगा। यानी कि 15 डिग्री पे आप ये समझिए फ्रेंड्स कि अगर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पे भी 12 बजे हैं तो एक घंटे पहले 15 डिग्री ईस्ट पे कितने बजे होंगे? 12 बजे होंगे। चूंकि एक घंटा बीत चुका है तो अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 12 बज रहे हैं और 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे बज रहे होंगे दिन के 1। तो आप ईस्ट की तरफ जाते जाएंगे तो टाइम ज्यादा होगा, और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम थोड़ा कम होगा। अब इसको मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा फ्रेंड्स। तो आप ये समझ लीजिए, एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड। अच्छा, एक और पॉइंट दे रखा है कि किसी भी जगह पे वॉच को टाइम को एडजस्ट किया जा सकता है 12 o'clock, 12 o'clock। कब? जब सन उस जगह पे बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे हो, बिल्कुल मिड डे में एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे हो। तो जब आपको पता चल जाए कि भाई इस जगह पे सन एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है मिड डे पे, तो आप समझ जाइए कि उस जगह का लोकल टाइम 12 बजे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, and you can see all that places on the given meridian of longitude have the same local time। यानी एक लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी जगह होंगी सबका एक ही समय हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, जो अर्थ है फ्रेंड्स आपका कुछ इस तरीके से घूम रहा है। किस तरीके से घूम रहा है? ऊपर की तरफ से कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब इस तरीके से घूम रहा है आपका अर्थ। ठीक है, अब लैंड ऑफ राइजिंग सन है, ईस्ट में आपका सूर्य का उदय होगा। तो ईस्ट में आपका सूर्य का उदय होगा। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ग्रीनविच को 0 डिग्री पे दिखा रखा है, ये 0 डिग्री है, टाइम भी 0 है। इंडिया में देखिए, इंडिया प्लस 5.5 दिखा रहा है, चाइना +8 दिखा रहा है। यहाँ पे रशिया में देखिए कितने टाइम जोन है प्लस फ्रेंड्स, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, 11 टाइम जोन है रशिया में। ठीक है, आप समझ लीजिए कि रशिया के अलग अलग
जगह पे जो लोग रहते होंगे वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे अपना टाइम एडजस्ट करते रहते होंगे, बहरहाल वो अलग बात है। अब यहाँ पे प्राइम मेरिडियन 0 पे है और यहाँ पे +5.5 दिखा रहा है। +5.5 क्यों दिखा रहा है? ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन। इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना है फ्रेंड्स, पता है आपको? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री मान लीजिए। आपको मैंने बताया है कि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, ठीक है? अभी बताया ना आपको 360 डिग्री डिवाइड बाई 24, तो 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 42.5 डिग्री में कितने घंटे होंगे? 15 से डिवाइड कर दीजिए, 5.5 घंटे। तो अगर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट, यानी 82.30 डिग्री ईस्ट है अगर, तो आप समझ जाइए कि इंडिया प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे है। यानी कि इस जगह पे ग्रीनविच में, जो कि लंदन को क्रॉस करते हुए निकलती है, अगर मान लीजिए इंडिया में टाइम हो रहा है, अगर मान लीजिए इंडिया में टाइम हो रहा है शाम के 7:30, जस्ट इमेजिन कि इंडिया में टाइम हो रहा है शाम के 7:30, तो इस समय पे लंदन में यानी कि इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे कितना टाइम हो रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा दिन के 2। अगर यहाँ पे 7:30 हो रहे हैं इंडिया में, तो यहाँ पे दिन पे 2 हो रहा होगा, क्योंकि हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब आप समझिए क्यों। 7:30 बजे है अगर इंडिया में, 7:30 बजे है इंडिया में, धीरे 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 ये आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और घूमते 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 जहां पे इंडिया था पहले, वहां पे ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाला पहुंच जाएगा, और इस जगह पे 7:30 का टाइम था। कुछ इस तरीके से समझिए फ्रेंड्स कि देखिए अर्थ तो अपनी जगह पे है पर पृथ्वी घूम रही है। अब 7:30 का हम लोग रेफरेंस ना लेके काम करते हैं, 12 का रेफरेंस लेते हैं। दिन के मान लीजिए 12 बजे है इंडिया में, ठीक है, और सन बिल्कुल ऊपर चमक रहा है इंडिया के, लेकिन सन तो अपनी जगह पे फिक्स है ना, घूम तो पृथ्वी रही है, और पृथ्वी किस हिसाब से घूम रही है? ऐसे घूम रही है। तो सन मान लीजिए इसके ऊपर था इंडिया के 12 बजे, सन तो यहीं पे रहेगा, लेकिन पृथ्वी घूम के आगे निकल जाएगी, पृथ्वी घूम के आगे निकल जाएगी, और इस 12 बजे वाली जगह पे पहुंचने पे इस प्राइम मेरिडियन को कितना समय लगेगा? 5.5 घंटे, क्योंकि ये हमसे 5.5 घंटे पीछे है। तो जब इंडिया में दिन के 12 बज रहे थे, तो जो लंदन था, जो ग्रीनविच था, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन था, वो हमसे 5.5 घंटे पीछे था। तो हमसे 5.5 घंटे पीछे कितना हो जाएगा? क्या सुबह के 6:30 हो जाएंगे? बिल्कुल फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 हो जाएंगे। तो जब दिन में 12 बज रहा होगा इंडिया में, तो लंदन में सुबह के 6:30 बज रहे होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, एक छोटा सा एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अभी अगर आप टाइम देखो फ्रेंड्स, मान लीजिए 7:30 हो रहा है इंडिया में, मान लीजिए, तो इस लॉजिक के हिसाब से लंदन में बजने चाहिए 2। लेकिन अभी अभी की बात बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे देखिए, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लंदन का टाइम देखोगे ना, तो वो आपको 2 बजे ना दिखा के 3 बजे दिखाएगा। आ गया एक्सेप्शन। 7:30 बज रहे हैं इंडिया में, हम 5.5 घंटे आगे हैं लंदन के, तो लंदन में टाइम होना चाहिए टेक्निकली 2 बजे। लेकिन आज की डेट में अगर आप इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे हैं और लंदन का टाइम देखोगे, तो वहां 2 नहीं बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रेंड्स, DST, डे लाइट सेविंग टाइम, यानी कि लंदन के टाइम को 1 घंटा आगे शिफ्ट कर दिया गया। ये क्यों किया गया है? इसके लिए मैंने डे लाइट सेविंग टाइम पे एक अलग वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहरहाल के लिए आप इस टाइम को कैलकुलेट करने के पर्सपेक्टिव को मैं ये समझता हूं कि समझ गए होंगे। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो बार बार इस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। समझ जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा। आगे चलते हैं। अब इंडिया में भाई स्टैंडर्ड टाइम कैसे लिया जाता है, ये समझना है हमको। देखिए, यहाँ पे इंडिया का मैप बना हुआ, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखा रखा है। इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है लगभग 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है लगभग 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। दोनों के बीच का फर्क ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। दोनों के बीच का फर्क इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री। और आपको मैंने पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री पे लमसम 2 घंटे का गैप आना चाहिए। तो लमसम 2 घंटे का गैप आना चाहिए इंडिया के ईस्टर्न एंड से इंडिया के वेस्टर्न एंड के बीच में। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब
आजाद हुआ ना इंडिया पे, तो असेंबली में जब डिबेट चल रही थी इस बात पे, तो ये बोला गया कि भैया इंडिया की आजादी तो वैसे ही आधी अनपढ़ है, लोगों को ज्यादा आइडिया है नहीं। तो अगर हम टाइम जोन बना देंगे अपने इंडिया में तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई पूरे इंडिया के लिए एक ही टाइम जोन रखिए। तो हमारा टाइम जोन चलता है 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से। और इस 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से जो टाइम है वो पूरे इंडिया में मान्य माना जाता है, पूरे इंडिया में मान्य माना जाता है। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम किसके हिसाब से डिसाइड होता है? 82.5 डिग्री ईस्ट के हिसाब से, जिसको 82 डिग्री 30 मिनट्स भी आप बोलोगे। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये है। और ये द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है फ्रेंड्स। समझ गए इस बात को? अब तक मैंने इन चीजों को बहुत तरीके से समझाया फ्रेंड्स, अब तो आपको ये समझ में आना ही चाहिए। यहाँ पे जो चीज लिखी है 2 PM इन लंदन, 7:30 PM वाला मैंने आपको समझा दिया है। आपको मैंने ये भी बता दिया कि भाई ग्रीनविच से हम लोग 82.5 डिग्री ईस्ट पे 5.5 घंटे आगे हैं। तो अगर 7:30 शाम को बज रहे हैं इंडिया में, तो लंदन में बज रहे होंगे 2। लेकिन आज की डेट में अभी देखोगे तो 3 बज रहे होंगे। क्यों 3 बज रहे होंगे फ्रेंड्स? डे लाइट सेविंग टाइम को समझने के लिए। आप देखिए, डे लाइट सेविंग टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स, तो आप उसको इस टॉपिक से कंफ्यूज मत करिए। अगर आप यहाँ पे ये 5.5 घंटे का कंसेप्ट, 1 घंटे में 15 डिग्री का कंसेप्ट, और हम लंदन से यानी प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे हैं, इतना भी समझ में आ गया तो ठीक है। डे लाइट सेविंग टाइम को अभी के लिए आप इग्नोर कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि अगर कुछ लोग क्यूरोसिटी से अगर चेक करने लगे तो उनके डाटा मिसमैच हो जाएंगे। तो वो डाटा मिसमैच ना हो, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। इसकी एक्टिविटीज आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। अपने दोस्तों के साथ बैठ के स्कूल में अपने टीचर से बात करिए, अपने कलीग से बात करिए, अपने माँ बाप से सीखने की कोशिश करिए कि भाई ये क्या है। इनक्विजिटिव बनिए, पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। जो लोग क्लासरूम एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आई होप मैं जस्टिस कर रहा हूँ, आपको चीजें बता पा रहा हूँ। जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस उतनी ही यूजफुल है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फायदा नहीं होगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंट रख के चीजों को समझना पड़ेगा। पेशेंस रखिए अपने अंदर, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे शेयर कर देंगे तो बड़ी खुशी होगी। आप लोग शेयर करते नहीं है फ्रेंड्स, अब इतने तक देख लिया तो जरूर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।